बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूवर्स, आप देख रहे हैं M2M उर्दू। मैं हूं सदीक साजिद। प्रोग्राम है जमहूर की आवाज़। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। पाकिस्तान में आज दो इशूज़ पे हम बात करेंगे। एक तो जो पाकिस्तान में रियासत और रियासी इदारों पर जो हमले किए गए उसके जो तमाम तर शवाहिद हैं वो फॉर्मेशन कमांडर्स कॉन्फ्रेंस में भी पेश किए जा चुके हैं, वफाकी हुकूमत और वज़ीर-ए-आज़म को भी पेश किए जा चुके हैं, और जो नाकाबिल तरदीद शवाहिद हैं वो PTI की सानिया 9 मई में मुलव्वस होने की मनसूबाबंदी और इसके तमाम सहूलतकारों और इसके जो मास्टर माइंड हैं इमरान नियाज़ी, उनके मुलव्वस होने को साबित करते हैं। ये तो रियासती इदारों पर हमले के जो शवाहिद हैं उनकी मौजूदगी और इस हवाले से कानूनी कार्रवाई, यहाँ पर तो इंसानी हकूक़ का एक वावेला किया जाता है, लेकिन जो कुछ बांग्लादेश में हो रहा है या इंडिया में हो रहा है अक़लियतों के ऊपर, उसके ऊपर ये मगरब या यूरोपीय ममालिक क्यों आवाज़ नहीं उठाते, इसको भी तो देखने की ज़रूरत है। असल तवज्जो देने की असल ज़रूरत तो वहाँ पे है। यहाँ पर तो किसी के कोई इंसानी हकूक़ सलब नहीं किए गए। इमरान खान अदालतों में आते हैं, ज़मानतें लेकर चले जाते हैं, पूरे जनाब सिक्योरिटी में आते हैं, मौज मेला करते चले जाते हैं। लेकिन जो बांग्लादेश में हो रहा है, जो मज़ालिम वहाँ पे डाए जा रहे हैं, उसको भी तो जो है वो देखा जाना चाहिए। उसकी एक मिसाल आप देख लेना जी, कि जो अपोजिशन जमातें हैं और जो इस हुकूमत के हसीना वाजिद के जो नाकदीन हैं उस पर मुज़ालम की इंतहा की गई है। 2009 में शेख हसीना वाजिद इक़्तिदार में आई, जो बांग्लादेश नेशनल पार्टी की रहनुमा थी खालिदा ज़िया, उन समेत अपोजिशन की तमाम सियासी जमातों के ख़िलाफ़ उन्होंने क्रैक डाउन किया। एमनेस्टी इंटरनेशनल और दीगर इंसानी हकूक़ के इदारे बशमूल आलमी मीडिया, उन्होंने हसीना वाजिद के फैलाए जाने वाले फाशिज़म के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाई है। जमात इस्लामी के मुतअद्दिद रहनुमाओं को गद्दारी और धोखाधड़ी के इल्ज़ामात के तहत फांसी पर चढ़ा दिया गया। उस वक़्त इंसानी हकूक़ कहाँ थे? उस वक़्त आलमी इदारे, एमनेस्टी इंटरनेशनल, यूरोपियन यूनियन, अमेरिका, ये कहाँ थे? और अब इस फाशिज़म के ख़िलाफ़ जो आवाज़ उठाने वाले असातिज़ा हैं, अदीब हैं, दानश्वर हैं, सहाफ़ी हैं, उनको जो है वो हरासा किया जा रहा है। और वहाँ पे रैपिड एक्शन बटालियन है एक, वो इंसदाद दहशतगर्दी फोर्स थी जिसे मुखालफिन और नाकदीन के ख़िलाफ़ इस्तेमाल किया जा रहा है। दहशतगर्दी के इंसदाद के लिए अमेरिका और चंद दीगर ममालिक के माली और इंतज़ामी तावन के साथ ये इदारा रैब, जिसको रैपिड एक्शन बटालियन कहा जाता है, ये कायम किया गया, जिसे मुखालिफ सियासतदानों और इख्तलाफी वादों के ख़िलाफ़ इस्तेमाल किया जा रहा है। फिर मीडिया पर इंतहाई दबाव डाला जा रहा है और हुकूमती लाइन पर ना चलने वाले सहाफ़ियों को बगावत, गद्दारी वगैरह के नाम नहाद इल्ज़ामात के तहत हिरासत में लिया जाता है। डिजिटल सिक्योरिटी एक्ट 2018 साइबर क्राइम मुखालिफ कानून का मकसद ऑनलाइन प्रोपेगेंडे को और इंतहा पसंदाना मवाद को रोकना है, और इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2006 का गलत इस्तेमाल किया जा रहा है। जनवरी 2020 से फरवरी 2022 के दरमियान 890 मुकदमात में कम अज़ कम 2244 अफराद को डिजिटल सिक्योरिटी एक्ट के तहत हिरासत में लिया जा चुका है। और जो मरूफ माहिर इक़्तिसादियात और नोबल इनाम याफ्ता डॉक्टर मोहम्मद यूनुस हैं, उन पर जो जबर व सितम किया गया, जुल्म व सितम किया गया, उसके पेश नज़र आलमी सतह पर मशहूर शख्सियात ने हसीना वाजिद को खुला ख़त भी लिखा, जिसमें इनसे कहा गया कि डॉक्टर यूनुस को हरासा ना करें। अब डॉक्टर यूनुस बेचारे अमेरिका में जला वतनी की ज़िंदगी गुजार रहे हैं। अदलिया को नाकदीन के ख़िलाफ़ सियासी तौर पर मुहर्रिक फ़ैसले सुनाने के लिए मजबूर किया जा रहा है। असातिज़ा, प्रोफेसर, दानश्वर, सिविल सोसाइटी के अरकान, जिन्हें यह आमराना हुकूमत अपने लिए ख़तरा समझती है, उन्हें हरासा किया जाता है। जो खालिदा ज़िया हैं उनको जेल में डाला गया हुआ, और तारक रहमान सीनियर वाइस चेयरमैन हैं। बांग्लादेश नेशनल पार्टी भी हालात से जान बचाकर वो फ़रार हो गए हैं, जला वतनी की ज़िंदगी गुजार रहे हैं। और अब वो दोबारा चूँकि हसीना वाजिद इक़्तिदार हासिल करना चाहती हैं, तो इस वजह इलेक्शन कमीशन अदलिया को इस्तेमाल कर रही हैं। जमात इस्लामी और बांग्लादेश नेशनल पार्टी से मुतल्लक़ रखने वाले जो मुतअद्दिद बुज़ुर्ग हैं, उनको भी जाली इल्ज़ामात के तहत पर फांसी पर चढ़ा दिया। कि ये बात मैंने इस वजह से की है कि देखें ना, मगरब का दोहरा मेयार, यूरोप का दोहरा मेयार, इंडिया के हवाले से, बांग्लादेश के हवाले से, और यहाँ पर तो कुछ हो भी नहीं रहा। यहाँ पर जो ख़वातीन पकड़ी गई हैं जो जराइम में मुलव्वस थी, 40, 49, 50 के करीब, उनमें से अक्सरियत को छोड़ दिया गया।
اب صرف کوئی 19-20 کے قریب ہیں، ان کو عدالتوں میں پیش کیا جاتا ہے، ان کو جوڈیشل کیا ہوا ہے، ان کے حقوق کا خیال رکھا جا رہا ہے، اور تمام تر وہ جو ان کے بنیادی حقوق ہیں ان کو دیے جا رہے ہیں۔ کوئی بچہ گرفتار نہیں ہے، یہ جھوٹ ہے جو عمران خان بولتے ہیں کہ بچے گرفتار کیے جائیں، کوئی اس قسم کا جو ہے وہ، اور یہاں پر جو اسٹیبلشمنٹ اور فوج کا کوئی ظلم و ستم نہیں ہے۔ جو لوگ پکڑے گئے جو آرمی ایکٹ کے تحت جن کا ٹرائل ہوگا وہ بھی تو ابھی شروع نہیں ہوا، وہ باقاعدہ انسداد دہشت گردی کی عدالت میں درخواست دے کر ان کی شواہد کی بنیاد پر ان کو لیا گیا، اور پھر بھی یہ کہا گیا کہ جو کم قصوروار ہیں اور وہ معافی مانگ لیتے ہیں، مانگ بھی رہے ہیں، ان کے لیے سزائیں ہم کم کریں گے، ان کو معافی بھی مل سکتی ہے، لیکن جو کردار سانحہ 9 مئی میں پوری طرح ملوث ہے ان کو تو نہیں چھوڑا جا سکتا۔ تو مغرب کو یہ دوہرا معیار جو ہے وہ ختم کرنا ہوگا۔ اس دوہرے معیار کی وجہ سے جو ہے وہ پھر ان کی جو مساوات کا ایک نظام ہے وہ کسی اور طرف ہمیں جاتا ہوا نظر آتا ہے۔ تو یہ وہ تمام تر صورتحال ہے جس کو دیکھا جانا بہت ضروری ہے۔ پھر جس طرح میں نے شروع میں بات کی کہ سانحہ 9 مئی ہے، اس کی منصوبہ بندی، اس کے ملوث کردار، اس کے اوپر ہم بات پہلے بھی کر چکے ہیں، وہ ساری کی ساری رپورٹ وزیر اعظم کے پاس پہنچ چکی ہے، لیکن یہاں پر تو اس چیز کو پولیس نے بھی آ کر یہ چیز ثابت کر دی۔ افواج پاکستان نے کسی کو گرفتار نہیں کیا، جو گرفتاریاں ہوئیں پولیس نے کی، اور اس کے بعد جب ٹرائل ہونا ہے انسداد دہشت گردی کی عدالتوں میں کیسز چل رہے ہیں، فوجی عدالتیں پہلے سے بنے قانون کے تحت کام کر رہی ہیں، تو انسانی حقوق کی خلاف ورزی تو تب ہو کہ ان لوگوں کے اوپر کوئی ظلم و ستم ہو۔ اس کے اوپر تو یہ جھوٹا بے بنیاد پروپیگنڈا خود پی ٹی آئی والے کرتا ہے، پرانی تصویر، پرانی ویڈیوز لگا کر اس کو آج کے واقعات سے جوڑا جاتا ہے۔ تو یہ ایک نظر سے دیکھیں، انڈیا کو، بنگلہ دیش کو اور پاکستان کا امتیاز جو ہے وہ آپ مہربانی کر کے جو مغربی ممالک ہیں، یورپی ممالک ہیں، عالمی حقوق کی انسانی تنظیمیں ہیں، ان کو اس طرح جو ہے وہ توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ اپنا خیال رکھیں، بہت شکریہ۔